गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 व्यावसायिक अध्ययन यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। और आज का टॉपिक है सहकारी समिति का अर्थ और उसकी विशेषताएं। तो पहले हम सहकारी समिति का अर्थ की बात कर लेते हैं। तो सहकारी समिति एक स्वैच्छिक संघ है जिसमें सीमित साधन वाले लोग आपस में मिलजुल कर समानता के आधार पर लाभ प्राप्ति हेतु नहीं वरन सदस्यों की सेवा व सहायता के उद्देश्य से तथा प्रजातांत्रिक विधि से व्यवसायिक तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। यानी जो सरकारी संगठन है उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारे अन्य व्यावसायिक स्वरूप हैं या व्यावसायिक संगठन के जो स्वरूप हैं उनमें कुछ कमियां थीं, उनको दूर करने के लिए हमें सहकारी समिति की आवश्यकता पड़ी। और इनका जो उद्देश्य होता है वह अधिकाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना ना होकर लोगों की सहायता करना है। यानी लाभ तो कमाना है लेकिन सीमित मात्रा में लाभ कमाकर, उचित लाभ कमाकर, और जो संगठन के सदस्य होते हैं उनको उनकी सहायता करना होता है, उनकी सेवा भावना करना होता है। तो जो सहकारी समिति है वो अपनी इच्छा द्वारा तैयार किया हुआ एक ऐसा संगठन है जिसमें सीमित साधन वाले यानी ऐसे व्यक्ति जिन पर बहुत अधिक साधन नहीं है, यानी बहुत अधिक पैसा नहीं है, तो ऐसे लोग आपस में मिलकर एक स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा अनुसार एक ऐसे व्यवसाय का प्रारंभ करते हैं, ऐसे व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर बल्कि जो उस समिति के, उस व्यापारिक संगठन के जो स्वरूप है उसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों की सेवा करना, उन सदस्यों की सहायता करना, यह सहकारी समिति का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। और वे लोग आपस में मिलकर इस तरह के व्यवसाय का संचालन करते हैं और संचालन करने के लिए वे सब मिलकर आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, व्यापार प्रारंभ करते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाकर वह अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं। और जो संगठन के सदस्य हैं, जो संगठन के या समिति के जो सदस्य हैं, वे आपस में मिलकर ही इस पूरे व्यवसाय का संचालन करते हैं। इसमें जो अधिनियम लागू होता है वह भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 लागू होता है। और इसके गठन के लिए यानी इस सहकारी समिति को प्रारंभ करने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। और सहकारी समिति का जो पंजीयन है वह कराना अनिवार्य होता है। और सहकारी समिति की जो पूंजी होती है वह अंशों में विभाजित होती है, जो समिति के सदस्यों द्वारा एकत्रित की जाती है, इकट्ठी की जाती है। और साथ ही अगर आवश्यकता पड़ती है तो यह राज्य सरकार या केंद्र सरकार से या राज्य या केंद्रीय सरकार की जो बैंकें हैं उनसे ऋण के रूप में पैसा इकट्ठा करके या ऋण के रूप में पैसा लेकर अपने व्यवसाय के लिए, अपने सहकारी समिति के लिए संसाधनों को एकत्रित भी कर सकती हैं। तो ये था इसका अर्थ। अब हम इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो विशेषताओं में पहला है स्वैच्छिक सदस्यता, दूसरा है समान मताधिकार, तीसरा है पृथक वैधानिक अस्तित्व, चौथा है प्रबंध, पांचवा है सेवा भावना, छठवा है अधिशेष का बंटवारा। तो इसमें पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं स्वैच्छिक सदस्यता। तो जैसा इसके अर्थ में हमने पढ़ा कि ये एक स्वैच्छिक संगठन होता है, यानी जितने भी सदस्य हैं वे सब अपनी इच्छा अनुसार इस व्यापारिक संगठन के स्वरूप को प्रारंभ करते हैं। यानी कोई भी सदस्य अपनी इच्छा अनुसार इसमें सदस्य बन सकता है और अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक उसे छोड़ सकता है। मतलब किसी भी सदस्य को के बनने या उसे इस सहकारी समिति को छोड़ने पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। वो जब चाहे जब इस सहकारी समिति में शामिल हो सकते हैं और जब चाहे जब इस सहकारी समिति से वो जा सकते हैं।
अगला टॉपिक है इसमें समान मताधिकार। सहकारी समिति में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत अपनाया जाता है। एक सदस्य के पास एक ही मत होता है, चाहे उसके पास कितने भी अंश हों। इस प्रकार सहकारी समिति सभी सदस्यों की समानता को मानती है। यानी इसमें जो सदस्य होते हैं वह एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत पर काम करती है। यानी समिति के अंदर जितने सदस्य होंगे वे सभी सदस्य एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का पालन करती हैं, अर्थात कि कंपनी के जितने भी सदस्य हैं सबको एक एक मत का अधिकार प्राप्त होगा, फिर भले उन्होंने कितनी भी पूंजी लगाई हो या कितने भी अंश उनके पास क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में जो सहकारी समितियां हैं वो सभी सदस्यों में समानता को मानती हैं। यानी उनके लिए सहकारी समिति के लिए समिति में जितने भी सदस्य हैं सब समान हैं, चाहे किसी के पास कितने भी अंश क्यों ना हो। अगला है पृथक वैधानिक अस्तित्व। तो सहकारी समिति को भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण से एक पृथक वैधानिक अस्तित्व प्रदान करता है। निगमित संस्था होने के कारण इस पर सरकार का नियंत्रण भी रहता है। यानी जो सहकारी समिति है उसकी स्थापना, उसका पंजीयन भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत किया जाता है। यानी कानून द्वारा इसका निर्माण होता है, और जब कानून द्वारा इसका निर्माण होता है तो इसका अपना एक अलग वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी इसका एक कानूनी अस्तित्व होता है। और चूंकि यह विधान द्वारा निर्मित है तो ऐसी स्थिति में सरकार का पूर्णतः नियंत्रण इस पर होता है। अगला है प्रबंध। सहकारी समिति का प्रबंध सदस्यों द्वारा चुनी प्रबंध समिति द्वारा चलाया जाता है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर इसका प्रबंध चलाती है। सदस्यों को ऐसे प्रबंधकों व पदाधिकारियों को हटाने का अधिकार होता है जो समिति के हितों को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करते हैं। तो जो प्रबंध है वो सहकारी समिति का जो प्रबंध होता है वह सदस्यों द्वारा जो प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव किया गया या सदस्यों द्वारा जिन्हें प्रबंध संचालन का अधिकार दिया गया उनके द्वारा किया जाता है, और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर प्रबंध चलाती है। यानी जो प्रबंध व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक यानी जनता द्वारा चुने गए लोगों द्वारा प्रबंध करना, यानी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर इसका प्रबंध व्यवस्था चलती है। सदस्यों को यानी जो सदस्य हैं उन्हें यह अधिकार होता है कि यदि कोई प्रबंधक या यदि कोई पदाधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, यानी अपने अधिकारों का प्रयोग करके सदस्यों के हितों के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है तो ऐसे सदस्यों द्वारा ऐसे पदाधिकारी या ऐसे प्रबंधकों को हटाने का अधिकार उनके पास रहता है, वो उनको हटा सकते हैं। अगला है सेवा भावना। सहकारी समिति का उद्देश्य सेवा करना है, ना कि अधिकतम लाभ प्राप्त करना। इसकी स्थापना ही सदस्यों को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। तो जो सहकारी समिति है उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है समिति के जो सदस्य हैं, समिति के जो मेंबर हैं, उन मेंबर्स की सेवा भावना करना। यानी जो सहकारी समिति का जो जन्म होता है वह इसीलिए हुआ कि जो सहकारी समिति के जो सदस्य हैं उनकी सेवा भावना की जाए, न कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है, यानी जो सहकारी समिति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सदस्यों को सेवा प्रदान करने, उनको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए इसका जन्म होता है। अगला है अधिशेष का बंटवारा। तो सहकारी समिति को लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाया जाता है, परंतु इसके लेन देन से वर्ष के अंत में जो भी अधिशेष या लाभ प्राप्त होता है उसे न्यायपूर्ण विधि से समानता के आधार पर सभी सदस्यों को बांट दिया जाता है। तो सहकारी समिति में चूँकि जैसा हमें मालूम ही है कि सहकारी समिति का जन्म हम लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं। उसके बाद वर्ष के अंत में यदि हमारे पास कुछ अतिरिक्त पैसा बचता है या अधिशेष, हमारे पास कोई अधिशेष यानी सारे खर्चे काटने के बाद यदि हमारे पास कोई पैसा बचता है जिसे हम लाभ के रूप में जानते हैं या कोई लाभ हमारे को प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे उचित ढंग से सही ढंग से न्यायपूर्ण ढंग से जो समिति के सदस्य उनके मध्य बांट दिया जाता है। सो स्टूडेंट, ये थे सहकारी समिति का अर्थ और इसकी विशेषताएं। इनसे संबंधित कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू।